गांव की बहन में। फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है, तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं, बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की, यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी, और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ, बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर माँ, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर, वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी, अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था, भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल, तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने, मार्केट तक ही तो जाना है, इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा, जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था, और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइने ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी।
अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं, सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ। अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे, ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, आप गांव ही ले चलिए मुझे। गांव की सास चली बहू के ऑफिस। शादी के बाद लाली माँ को दफ्तर जाए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और सासू माँ को उसका दफ्तर जाना खटकने लगा। आते जाते वो उसे सुनाती ही रहती है। आ गई महारानी, आपकी सेवा में क्या लेकर आए? प्रणाम सासू माँ, बस अभी खाना तैयार करती हूँ, सब साथ में खाना खाएंगे। अरे, इतना इंतजार तो करवा चौथ के व्रत में चांद भी नहीं करवाता जितना तुम करवाती हो। माँ जी, ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता है। अरे तो वहीं बिस्तर तकिया ले जाओ ना, यहाँ क्यों आती हो? लाली माँ ये सब सुनने से बेहतर वहां से जाना समझती है। ऐसा नहीं है कि सास ने लाली माँ को पहले कभी प्यार से नहीं समझाया, बस लाली माँ ने सीधी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो सास ने सोचा जो प्यार भरे गाने से नहीं होगा, वो टेढ़ी बात और ताने से जरूर होगा। ऐसा क्या करती है? बस यस सर ही तो करना होता है ना। पास के गांव तक बढ़िया बस से जाओ, फिर दफ्तर में जाकर बैठ जाओ और बस घर के काम से बच जाओ। अब मैं भी जाऊंगी कल से दफ्तर। अरे, इतना भी आसान नहीं है।
मैं भी तो दफ्तर जाता था। तुम्ही से तो पता चला है ये सब। अरे कभी नौकरी करके देखती तो पता चलता। अच्छी बात निकल गई आपके मुंह से। अब करके भी दिखा दूंगी, और वो भी बहू के दफ्तर में ही। नौकरी भी करके दिखाऊंगी और घर के काम भी। बहू को पता चल जाता है कि सास क्या करने वाली है, लेकिन वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। 2 दिन बाद ऑफिस जाने के टाइम सास भी तैयार खड़ी है। अब कहीं जा रही हैं क्या सासू माँ आप? हाँ, आज से मैं भी तेरे साथ तेरे दफ्तर आऊंगी और तेरी तरह टाइम पास करूंगी। दोनों ऑफिस की बस से ऑफिस पहुंच जाती हैं। गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह लाली माँ स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग गार्ड भैया। गुड मॉर्निंग लाली माँ जी, ये आपके साथ है? अरे प्रणाम चौकीदार जी, कुछ खाया करो। इतना दुबले पतले होकर चौकीदारी क्या खा करोगे? माँ जी, गार्ड ही बोल लीजिए। अरे गार्ड माने भगवान होता है, आती है अंग्रेजी हमें। काहे बनाए हम तुम्हें अपना भगवान, आए बड़े। लाली माँ सासू माँ को अपने बॉस के कैबिन तक ले जाती है और मिलने को कहकर वहां से चली जाती है। जी, आपकी तारीफ। अरे पूरा मोहल्ला करता है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए ना। अब मेरा मतलब है, आपको लोग कैसे जानते हैं? लाली माँ की सासू माँ। मेरा मतलब था कि आपका नाम क्या है? सिमरन देवी। अरे वाह, बहुत मॉडर्न नाम है। ऑफिस का नाम है, घर का नाम तो है मालती बाई। अच्छा अच्छा। लालिमा, इनकी जगह दिखा दो। है? ये मुझे अपनी जगह दिखाएगी? ये बहू है मेरी, इसकी ये हिम्मत। अरे मेरा मतलब है कि ये आपको बता दे कि आपको कहाँ बैठना है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। लालिमा, तुम अपना काम करो। अरे कोई काम नहीं करती ये, घर पे भी नहीं करती, यहाँ क्या खाक करेगी? लाली माँ बॉस का लिहाज रखते हुए कुछ नहीं बोलती। बॉस खुद ही सासू माँ को एक डेस्क तक लेकर जाते हैं। देखिए, आपको यहाँ बैठना है। अरे ये घूमने वाली कुर्सी पर? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, चक्कर आ जाएंगी। चकोटा या आसन लगवा दीजिए, आराम से बैठूंगी जमीन पर। जमीन से जुड़ी हुई हूँ मैं बहुत ही। हाँ देखिए, आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका घर है? नहीं तो, आप भी ना बहुत भोले हैं। मेरा घर तो गांव में है, ये तो आपका ऑफिस है। अरे ऐसी चीजें मत भूला करो, और चोमू बना देंगे किसी दिन। बैठ जाइए और मुझे सारे ज़रूरी मेल भेज दीजिए। ये रहा कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर की क्या जरूरत है, मेल तो हाथ से निकलेगा ना। ला एक पत्थर, ला हाथ घिस दूं। क्या? हाथ का मेल? तभी सिचुएशन को संभालने के लिए बहू आ जाती है। अच्छा ये छोड़िए, आप वहाँ पेंट्री से कॉफ़ी ले आइए अपने लिए। अरे इतना तो मुझे भी पता है कि कंप्यूटर पे लिखने का काम हो जाता है, फिर कॉपी क्यों मंगवा रही हो? अरे माँ जी, कॉफ़ी, पीने वाली कॉफ़ी। तू मुझसे काम करवाएगी? तेरी सास हूं मैं। मेरी भी तो सुन लो कोई, आपका बॉस हूँ मैं। हाँ हाँ सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? अरे बेटा, तुम बॉस हो, जो मन करे सुना देना, बस गाना मत सुनाना। अगर तुम अच्छा नहीं गाओगे ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, अच्छा एक काम करते हैं, आपको क्या क्या आता है? ठंडा खा लूँ तो नाक आती है, तीखा खा लूँ तो हिचकी, और ज्यादा खाना खा लूँ तो यह हम बता नहीं सकती मैं। अरे मेरा मतलब था कि काम में क्या क्या आता है। बहू बहुत काम आती है, पति भी काम आते हैं, बेटा भी। देखो काम तो अपने ही आते हैं ना, जैसे भी हो। हे भगवान, क्या करूं माँ जी आपका? अरे बेटा, मेरा ना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा मंगल बहुत मजबूत है। हाँ अच्छा, मंगल से याद आया,
बताओ कितने ग्रह हैं सूर्यमंडल में? मंगल, शनि, पृथ्वी, और बताओ। और सब बढ़िया, तुम बताओ बेटा। बॉस वहाँ से परेशान होके चले जाते हैं। लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हो रही है जिसमें कई सारे लोग हैं। किसी को कोई आइडिया भी है कि क्या हो रहा है? हाँ हाँ, वो चौकीदार काम छोड़ के बिल्ली के साथ खेल रहा है। वो सुकड़ी मैम ना दिन भर से बगल वाले लड़के से खुसुर पुसुर कर रही है और आपके कैबिन से आवाज आ रही है जिसमें आपको कोई गाली बक। बस बस, वो मेरे हेड है। मेरा मतलब था कि मार्केट में क्या हो रहा है। अरे बाहर तो हल्की धूप निकली हुई है, ट्रैफिक वैसे बहुत ज्यादा है। आपको कहीं जाना तो नहीं ना? शाम को ही निकलना। हाँ अम्मा जी थोड़ी देर चुप रहिए, हम काम की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बूढ़े लोगों की सुनता ही कौन है भला इस जमाने में। तू भी चुप कर ले, जिस दिन तू बूढ़ा होगा ना पता चलेगा। माँ जी प्लीज। ठीक है, देखो मुंह पे उंगली रख लेती हूँ बस। गाइस, कोई नया आइडिया लाना होगा। लास्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है मार्केट में। अब सॉरी सर। लालिमा, तुम कुछ प्रेजेंट करने वाली थी ना? लालिमा खड़ी होके अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देने लगती है। प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती है। बहू सास के बगल में आकर बैठ जाती है। ये इतना सब तूने कब किया बहू? और अंग्रेजी तो पटर 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 बोल रही थी तू। रात को बर्तन साफ करके इसी में ही लगी रहती हूँ। रात को जाग के व्हाट्सएप नहीं चलाती रहती हूँ माँ जी। ऑफिस खत्म होते होते बॉस लालिमा और सासू माँ को कैबिन में बुलाते हैं। वेल डन लालिमा, गुड जॉब। नीलिमा की सासू माँ जी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, पूरी मेहनत से काम करती हैं। सो तो है। कैसा लगा हमारा ऑफिस आपको सासू माँ? ऑफिस तो अच्छा है पर मुझे समझ नहीं आया। हम ऐसे बिना इंटरव्यू किसी को दफ्तर में काम नहीं करने देते, पर लालिमा के कहने पर हमने आपको इज्जत दी ताकि आप भी यहाँ आकर देख सके कि दफ्तर में टाइम पास नहीं बल्कि बाकी सब लोग काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी होनहार बहू मिली है आपको। घर और दफ्तर दोनों अच्छे से संभाल रही है। समझ गई। हाँ, अब सॉरी यहीं बोल दूं कि मेल डालना पड़ेगा? लालिमा, बॉस और सासू माँ तीनों हंसने लगते हैं और सासू माँ को बहू रानी के काम की अहमियत पता चल जाती है। गांव की जिठानी शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी। लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति,
अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहां बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़, जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है,
ये तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि... इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी। ए ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है। ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो? खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है, वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज़ में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती। मंजरी गांव से आई है, लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफ़ी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे हमेशा ही माफ़ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जेठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे। गंवार सास। ममता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया।
अब वो शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन ममता का बेटा रोहन अपनी पत्नी आलिया से कहता है, अरे आलिया, सुनो, माँ अब से गांव में नहीं रहेगी, वो हमारे साथ यहीं रहेंगी शहर में। उनका कमरा आज नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना। ओह, आज तो मेरी किटी पार्टी है, फिर मुझे जिम और फिर शॉपिंग। ठीक है, कल करवा दूंगी। अच्छा, लेकिन माँ के सामने ये कपड़े नहीं चलेंगे। हाँ, तुम्हें साड़ी या सूट पहनना होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाकर शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन ओढ़ भी ना सकूं। अरे चलो, गुस्सा मत हो, लेकिन कुछ दिन तो माँ की खुशी के लिए कर सकती हो ना। लेकिन आलिया मानती नहीं। माँ आती है सिंपल सी साड़ी, झोला और चप्पल पहनकर। अरे रोहन, मैं इनके साथ कैसे रहूंगी? मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? ये तो पूरी गंवार लग रही है। आलिया, माँ गांव में रहती थी इसलिए ऐसी हैं। तुम आज ही माँ के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग करवा देना। इनके साथ घर के अंदर रहना मुश्किल है, बाहर तो मैं कभी भी ना जाऊं। रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। वो माँ को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है कि अरे माँ, तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े हैं, तूने इसका कोई इलाज नहीं किया? अरे बेटा, इसका कोई इलाज नहीं। वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलायम नहीं है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेहनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा। अगले दिन। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो आलिया को बोलकर फ़ोन करवा देना। रोहन के जाने के बाद। आप ना आज कमरे में ही रहिएगा, घर में पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दूँ तुम लोगों की पार्टी के लिए। वो लोग सिर्फ कॉन्टिनेंटल या थाई फूड ही खाते हैं। कोई बात नहीं, कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा ना। मैं बनाकर कमरे में चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। आलिया के घर उसकी दोस्त आती हैं, पार्टी होती है। अरे वाह आलिया, ये क्या है खाने में? बड़ा ही स्वादिष्ट है यार, इसकी रेसिपी मुझे चाहिए। हाँ, और ये दाल, ओ माय गॉड, मैंने तो किसी 5 स्टार में भी ऐसी दाल नहीं खाई है यार। तू कुक को यहाँ बुलाना। अब आलिया घबरा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ जी ज़रा बाहर आइए। आलिया की सास सिंपल सी साड़ी और गांव के अंदाज में आती है। अरे बहू, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? बहू? अरे ये गांव से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है? कौन है ये? वो हमारी नई नौकरानी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सर झुकाकर जा ही रही होती है कि एक सहेली बोल पड़ती है। अरे कहाँ जा रही हैं माँ जी? वो उठकर उनके पैर छूती है। जीती रहो बेटा। क्या है ना, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पता है आलिया, मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी हो गई, लेकिन मेरे माँ पापा तो आज भी गांव में रहते हैं, बिल्कुल इनके जैसे ही हैं। आप यहाँ बैठिए ना आंटी, आप सच में बड़ी खूबसूरत है और आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। काश ये मेरी सास होती। सभी सहेलियां सास को घेर कर बैठ जाती हैं और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तभी घर की बेल बजती है और रोहन आता है। अरे क्या बात है, आज आप लोग हमारे घर में? और ये लोग तो मुझे आलिया से ज़्यादा माँ की सहेलियाँ लग रही हैं। क्या ये आपकी माँ है? लेकिन आलिया ने तो कहा कि ये उनकी नौकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया। वो नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके लिए बच्चों की इज्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है। मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें तुम लोगों से मिलवाने में शर्म आ रही थी कि तुम लोग क्या कहती। अरे अब तो हमें शर्म आ रही है कि तुम हम लोगों की सहेली हो।
हाँ, जो माँ जैसी सास को नौकरानी बोले वो हमारी सहेली नहीं हो सकती। ये बोलकर सभी वहां से जाने लगती है कि सास बोलती है, आलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ़ करती हूँ। अब तुम लोग भी उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी? नहीं नहीं आंटी, जरूर आएंगे, लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर। प्रेग्नेंट सास। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है, अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है। मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यार, पहले क्यों नहीं बताया? कैसा मजाक है ये? झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है, बहू पानी गरम कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है। समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ, जरा काजू पीस कर दूध में मिलाकर ले आना। तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी? हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ, रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके सरों पर। इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू? क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा? पिताजी, ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ। ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गरम करके थर्मस में दे देती हूँ। सारा दिन पिलाते रहो गरम पानी। और हाँ, ये बच्चे की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था। वो काम तो सारा करती, लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ? जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी। कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर। पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो। मन मांगी मुराद तो पूरी हुई है। अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा? ये बात किसी को कहना मत। मुझे तो बता दिया, लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास? बात तो करा मेरी। पूछू जरा, पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया? और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक, तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है। वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ। तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा। हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू, तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है। अब तो अपनी 1 महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर? तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है।
अरे क्या सपना था बताइए ना, बोलिए भी तो क्या सपना है, मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो। बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन। सच्ची, इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है, वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे। फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही। भाई लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना, कहाँ से आएंगे वो। कितने समझदार हो तुम मीरा। मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला। मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी। बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है, बहू गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गर्म पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब, ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ, बस डॉक्टर आने ही वाला है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में, अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले, डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है। पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे? तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था। डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है, गर्म पानी से फांकना है। मैं अभी लाती हूँ गर्म पानी। अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाओ। अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है, आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी बात पे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है। अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। इतना कहकर रमेश की माँ वहाँ से चली जाती है। इस तरह बिंदु की दादी और माँ दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सुन लिया मैंने, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया। बिंदु उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है, दादी मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही।
तू कल ही अपना एडमिशन करा ले, जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह अक्सर रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ दुर्व्यवहार करती थी। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों सास बहू मिलकर राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके हैं? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमेश छुट्टियों पर घर आता है। बिंदु को घर के काम करते हुए देख उससे कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वे कहती हैं घर पे रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये बर्ताव देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। तुम किस जमाने में जी रही हो माँ? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? इसका स्कूल छुड़वाकर तुम इसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बिंदु बेटा, कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। तुम जितना चाहे उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। ये हुई ना बात। शाबाश मेरी बेटी। शिक्षा, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।